अगर आपको प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर अगर रोना है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग दरवाज़ा बंद करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो ऑफिस के बाहर जो खड़े हैं वो उनको रोते हुए ना देख लें। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मेरे रूम में स्टूडेंट है और दरवाज़ा बंद हो गया हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। ओह माय गॉड। प्रोफेसर से नहीं साहब, एग्जाम से डर लगता है। जब आप छोटे गोल्स को जब आप अकम्प्लिश करना स्टार्ट करते हो, तब आपको एक सक्सेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम आप थोड़ा कंट्रोल कर लोगे। ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना कि मैं लाइफ में कभी प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा ही नहीं। सुसाइड के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मेरा जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। ये ख्याल बहुत लोगों के लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए हैं, आपके भी आए हैं, मुझे पता है। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज के यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट ऑलवेज बीइंग आउटकम ड्रिवन। बड़ी गाड़ी, बड़ी घर से पहले हम हमेशा मार्क्स के पीछे भागते हैं, ग्रेड्स के पीछे भागते हैं, रैंक के पीछे भागते हैं, चाहे वो आईआईटी की रेस हो, चाहे यूएस में भी कॉलेजेस की रेस हो। ये वर्ल्ड नोन प्रॉब्लम है एंड इससे काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी सुसाइड रेट भी बढ़ चुके हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। आईआईटीज, यूएस कॉलेजेस में ये बहुत बड़ा इशू है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू वेलकम वन एंड ओनली देसी अमेरिकन प्रोफेसर। मैं आप खुद बता सकता हूँ कि जितनी मैंने लाइफ स्किल्स इन प्रोफेसर से सीखी है और किसी टीचर से कभी नहीं सीखी, क्योंकि इवन दो ही हैज नेवर बीन माय ऑफिशियल प्रोफेसर इन कॉलेज, बट जो लाइफ स्किल्स मैंने इनसे सीखी है, दे आर मोर देन एनी अदर टीचर। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली देसी अमेरिकन प्रोफेसर। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओके, थैंक्स अरुण फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं अपने चैनल में बोलता हूँ, Hi, this is Chaitanya Samhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. Okay, and before we go any further, you called me your teacher, but you have been my teacher as well. When I met you for the first time, मुझे YouTube में अपना चैनल स्टार्ट करने का आइडिया तुमने दिया था। तुमने मुझे सिखाया था कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तुमने मुझे दिखाया था कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। मैंने अभी तक अराउंड 140 वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें से पहले 50 वीडियोस के थंबनेल्स आपने बनाए हुए हैं मेरे लिए। ठीक है, सो इन दैट सेंस यू आर आल्सो माय टीचर। That's very humble of you to say, but countless number of skills आपने भी मुझे दी हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं आपकी इंडिया से बैकग्राउंड। आप भी स्टूडेंट की तरह आए थे यूएस में, आपने अपनी जर्नी भी एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से की है। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेसर? आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ? स्टूडेंट टू प्रोफेसर, ओके, ओह माय गुडनेस। एक बात मैं सच कहूँगा, आज भी जब भी मैं एग्जाम्स बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मैं खुद डरा हुआ होता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम से खतरनाक दिन याद आते रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको भी प्रोफेसर से डर लगता था? प्रोफेसर से तो शायद कम, लेकिन एग्जाम से डर लगता था। ठीक है, प्रोफेसर से नहीं साहब, एग्जाम से डर लगता है। एक तो यह था कि इवन आफ्टर ईयर्स आफ्टर माई ग्रेजुएशन, ईयर्स जबकि मैं खुद प्रोफेसर था, मुझे ऐसे भी सपने आते थे कि मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है कॉलेज में और मेरी तैयारी उतनी अच्छी है नहीं, और उस टेंशन के बारे में उठ जाता था कभी कभी। तो इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम्स का स्ट्रेस बहुत होता है, और अगर वो कई सालों तक अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप इमेजिन करो कि उसका कितना गहरा इम्पैक्ट हुआ होगा आप पर। मैं खुद बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था, देयर हैज़ बिन टाइम कि हमें ऑन कैंपस जॉब भी करनी पड़ती है, हमारे लिए होमवर्क्स, डेडलाइंस, एग्जाम्स, सब कुछ सिर पे, डेडलाइंस वेव्स की तरह हर डायरेक्शन से। ऐसा लगता है ना कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है और हमें सभी रॉकेट्स को डिफेंड करना है कि हम मतलब किसी भी डेडलाइन से क्रैश ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, पहले ही मैनेज करना मुश्किल होता है। पर एज ए प्रोफेसर आपको स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेना भी तो पड़ता होगा, राइट? इज स्टूडेंट प्रॉब्लम ऑल्सो योर प्रॉब्लम और नॉट? एक अच्छे टीचर का ये साइन होता है, मैंने सुना। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टूडेंट्स का लोड नहीं लेता था। लेकिन एक उनको अकोमोडेट कर लेता हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट मुझसे क्या कहता है कि उस दिन मेरे 2 या 3 एग्जाम्स और भी हैं, तो मैं उनको थोड़ा एक्सक्यूज़ देता हूँ कि वो क्लास से एक दिन पहले या 1-2 दिन बाद अपना एग्ज़ाम दे दें, ताकि उनके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाए। तो उतना मैं करता हूँ। बट मेरे पास यह है कि अगर आप ज़्यादा उनको एक्सक्यूज़ देने शुरू हो जाओगे ना, तो ज़्यादा एडवांटेज ले लेता है आपका। तो बट ये प्रोफेसर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्टूडेंट के ऊपर कि वो जेन्युइनली वो ओवरवेल्म्ड है, जेन्युइनली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो बेकार का कंसेशन नहीं मांग रहा है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। एक दिन हुआ ये कि मैं जॉब कर रहा था कंपनी में, तो उस टाइम पे मुझे कहा गया कि तुम कुछ घंटों के लिए उस ट्रेनिंग सेशन में चले जाओ, और उसके अगले दिन मेरा एक कोई सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम था। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि अब मैं दोनों कैसे कर पाऊँगा? तो बॉस ने मुझसे कहा कि 4 घंटे कम सो लेना। तो ये क्या बात हुई? ठीक है, तो प्रेशर तो आपके ऊपर एक प्रोफेसर इंडिविजुअली नहीं डालता है,
लेकिन अलग अलग प्रोफेसर्स आपके सर पे काम रख देते हैं जो होमवर्क्स एग्जाम्स देते हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और एक्सपेक्टेड यही होता है प्रोफेसर्स के लिए कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने तो इतना कुछ झेला हुआ है, हम ऐसे थोड़ी प्रोफेसर बन गए हैं, तो तुम भी ये झेलो अब बैठ के। मतलब कोई आप पे रहम नहीं खाता, कोई तरस नहीं खाता एक स्टूडेंट पे। स्टूडेंट के पास हजारों प्रॉब्लम्स हैं, एक नॉर्मल प्रोफेसर आपको कोई सिंपैथी वगैरह कुछ नहीं देता। कभी कभार दे देते होंगे, बट जनरली ये होता है। फॉर एग्जांपल मुझे हुआ ये कि मैं जो एक क्लास पढ़ाता हूँ MBA लेवल का क्लास, उस पर मैं स्टूडेंट्स को केस स्टडीज असाइन करता हूँ, ठीक है। और हर हफ्ते एक स्टूडेंट का केस प्रेजेंटेशन होता है। अब वो लॉटरी से होता है, किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर के एंड में केस प्रेजेंटेशन होगा, किसी स्टूडेंट का 2 हफ्ते में होगा। तो जो 2 हफ्ते में जिसको अपना केस प्रेजेंट करना है, वो लोग मेरे पास आकर नाटक करते हैं कि देखो 2 हफ्ते में हम कैसे प्रेजेंट कर देंगे। तो मैं उसे यही बोलता कि भाई तो तुम कॉलेज लेवल पे आए ही क्यों हो ठीक है, जबकि ये सेमेस्टर का अर्ली पॉइंट है, तुम्हारे पास और कोई होमवर्क्स है नहीं है, अगले 2 हफ्ते में तुम्हें ये काम खत्म करना है। तो उस तरह से मैं उन लोगों को तो मैं एक्सक्यूज देता हूँ नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को वार्निंग भी देता हूँ। जिनका सेमेस्टर के एंड में होता है उनको मैं पहले से बता के रखता हूँ कि तुम्हारा एंड, तुम्हें लगता है कि वो हमारे पास पूरा टाइम है दुनिया का, लेकिन जिसका सेमेस्टर एंड में है उसके ऊपर बहुत सारे फाइनल एग्जाम्स भी होंगे, तो आप पहले से ही थोड़ा तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो लेकिन कोई करता है नहीं वैसे। And before moving forward, I want to share that when I actually started video editing, my favorite editor at the time was Wondershare Filmora, because it was easiest and the cheapest to start with, and it has so many amazing and advanced features. All the features you actually want in an advanced video editing software are in Wondershare Filmora. So first of all, I'm gonna drag and drop this footage, and uske baad I'm gonna remove all the times I was not speaking with one button. मैं एक बटन दबा के सारे कट्स कर सकता हूँ जब मैं बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था। एंड उसके बाद if I want to reduce background noise, because this footage was shot outside, मैं wind noise immediately remove कर सकता हूँ with one click away as well. Since Filmora is sponsoring this video, and इसके अलावा अगर मुझे effects भी डालने हो, I can just drag and drop. मैं masking भी कर सकता हूँ with one click away and make it beautiful अगर video quality अच्छी नहीं थी तो। Everything you want in a professional setup as a beginner friendly setup you can do thanks to Wondershare Filmora. And since Filmora is sponsoring this video, you will get a free trial if you will use my link in the description, but there will be a watermark, so you will have to pay just $50 to get that removed. And definitely check it out, and it's best for newbies. तो दिस इज द बिगेस्ट लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट के मन में कई बार मेंटल इश्यूज आते हैं। जैसे हम इंडिया में अपने टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं टू शेयर एवरीथिंग, वैसा हम यूएस में नहीं हो पा रहे। दिस इज अ बिग गैप जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसके कारण अपने एक स्टूडेंट अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पा रहा। अगर आपने टीवी शोज देखे हैं यूएस के, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है, दे आर शेयरिंग विद साइकेट्रिस्ट। पर एक इंडियन स्टूडेंट के लिए अभी भी मेंटल इश्यूज के ऊपर ओपन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो होता ही नहीं है। और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि विद देयर हेल्थ इंश्योरेंस दे गेट इन यूएस, दे हैव फ्री साइकेट्रिस्ट हेल्प फॉर 8 to 10 times। और कोई इस चीज को यूज ही नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि मुझे भी होप सिकनेस होती है, मुझे भी मेंटल इश्यूज आते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। आप मानते हो कि नहीं? हाँ, इनफैक्ट मैंने खुद ने शायद ही कभी किसी प्रोफेसर को जाके कहा होगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ठीक है। और पॉइंट ये कि प्रोफेसर के लिए बहुत उनकी अपनी भी लाइफ होती है, उसके ऊपर से भर के स्टूडेंट्स अगर उनके सर पे बैठने लग जाएं तो वो भी इंसान है। मैंने सोचा था कि यार आपको अब बताओगे कि यार स्टूडेंट्स आओ मेरे पास खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, पर नहीं यार, एक गैप रखना पड़ता है। एक ऐसा कोशिश की है, इनफैक्ट रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने आके मेरे साथ कोशिश की थी, तो मैंने उसको कह दिया कि भाई मेरा एक लिमिट है। देखो अब मैं थोड़ा फ्रैंकली बता देता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर का जॉब मेरा कोई गारंटीड जॉब नहीं होता, हमारे ऊपर रिसर्च का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो फ्रॉम अ प्रोफेसर्स पर्सपेक्टिव, आप क्लास में जाते हो, आप पढ़ाते हो, जिस टाइम आप उनको पढ़ा रहे हो उस टाइम आपकी पूरी कमिटमेंट होती है। लेकिन जैसे ही आपने वो क्लास ख़त्म किया, आपके दिमाग में मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर जो काम रह गया है, उसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। तो हमारा फोकस ये है कि हमें अपना भी करियर बचाना है। उसके ऊपर अगर स्टूडेंट आकर आपसे बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर देता है, तो मैं तो ट्रेन हूँ नहीं, मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ नहीं, तो उस वक्त मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ कि देखो भाई, ये मेरे जॉब ड्यूटीज से बाहर का है, तो मैं इस मामले में ज़्यादा काम का आऊँगा नहीं।
बट कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं। मेरे ऑफिस में आकर एटलीस्ट 7-8 बार स्टूडेंट्स फूट फूट के रोए हैं, ठीक है, ऐसा तो हुआ है मेरे साथ। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सेंसिटिव होना होता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम एक बात बताऊँ क्या है, अगर आपको प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर अगर रोना है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग दरवाज़ा बंद करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो ऑफिस के बाहर जो खड़े हैं वो उनको रोते हुए ना देख लें। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मेरे रूम में स्टूडेंट है और दरवाज़ा बंद हो गया हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। Oh my gosh, मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा, इतने सारे डेरोगेटरी केसेस होते हैं प्रोफेसर के पास। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को बुलाकर दरवाजा बंद कर दे, इट इज इवन दो यू आर ऑफ द सेम जेंडर, लाइक इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लाइक ऐसी चीजें हो सकती है यार। तो इसीलिए मैं बहुत डर जाता हूँ कि भाई तुम दरवाजा खोल के रखो यार, तो अगर तुम्हें रोना धोना करना है थोड़ा सा बाहर लोगों को देख लेते हो तुम्हें, ठीक है। लेकिन कोई मुझ पे ये ना कह दे कि मैंने स्टूडेंट के साथ कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की है। इसीलिए दिस इज स्कैरी। यहाँ पे होता है कि अगर स्टूडेंट मेरे ऑफिस में है तो दरवाजा पूरा खुला रहेगा। बट मैं होप करता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स बाहर खड़े होते हैं उनको जाके बोल देता हूँ कि आप थोड़ा दूर चले जाओ, 5 मिनट में मैं आपको बुला लूंगा, ताकि ये स्टूडेंट अपना रोना धोना थोड़ा खत्म करें। इनफैक्ट एक स्टूडेंट थी जो कि बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो मेरे ऑफिस में आके रोने लगी क्योंकि उसको होमवर्क समझ में नहीं आया। तो रिकर्शन यूज करके हुए उसको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना था पाइथन में, सीएस का टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सडनली रोना शुरू कर दी। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या हो गया इसको। तो बोली कि मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है होमवर्क का। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें रिकर्शन समझ में आता है? आया तुम्हें समझ में? लेकिन नहीं आया। फिर मैंने पूछा कि वो इक्वेशन दिखाया, लेकिन ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आया? लेकिन नहीं आया। ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा शांत करो, मैं पूरा क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिर से रिपीट करता हूँ तुम्हारे लिए। और मैंने 10 मिनट तक उसको पूरा समझाया, उसको सब समझ में आ गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ अभी भी रो रही है। मैं कहा अब क्या हो गया? तो बोलती है मुझसे कि एक बार आंसू स्टार्ट हो जाते हैं ना तो इतनी आसानी से रुकते नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर सेंसिटिव यार, मैं सच बताता हूँ, जब चीज़ें ऊपर से जाती हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे बैकलॉग बढ़ता जाता है, एक क्लास नहीं समझ आती, दूसरी क्लास, एक स्टूडेंट के ऊपर जब बीतता है ना, इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। और इससे आई वांट टू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। एक बार शुरू हो गई, इट इज़ लाइक स्ट्रेस, एक बार बिल्ड हो गया ना वो ख़त्म ही नहीं होता। आपके कभी कभी मैंने देखता हूँ किसी स्टूडेंट्स के हाथ हरे हो जाते हैं विद स्ट्रेस, और जब मन पे स्ट्रेस आता है तो कोई और थॉट्स बंदा सोच ही नहीं पाता। इट इज़ वेरी वेरी स्कैरी स्टेज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके ख्याल से क्या सोल्यूशन है ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन? ओके, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन जो है, जो चीज़ों को डिले कर देना, ये हर कोई करता है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो वो मैंने भी बहुत किया है, उसकी वजह से मैंने भी बहुत सफ़र किया है। मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, ये मैंने अपने डॉक्टर एडवाइज़र साहब से सीखी थी। उन्होंने एक दिन मुझे एक बात सिंपली कह के चले गए, लेकिन उस बात का मुझ पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हो गया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे ये 12 काम करने हैं आज के पूरे दिन में, तो 95% ऑफ द टाइम्स वो 12 के 12 काम मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5% बार ऐसा होता है कभी कभी कि उसमें से 3-4 या 1 या 2 ख़त्म नहीं हुए। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ट्रिक है। जब मैं अपने आप को 10 काम देता हूँ दिन के, तो बहुत मेरे दिन ऐसे होते हैं जिसमें से 1 या 2 होते हैं, वो भी नहीं होते, बस डिले करते जा रहे हैं। तो उसका एक सोल्यूशन तो मैंने ये देखा है कि एक काम करो, ये मेरे लिए वर्क किया है, पता नहीं दूसरों के लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आप है ना बहुत ही ज़्यादा छोटे गोल्स बना लो, बड़े गोल्स नहीं कि आज कल तक मैं 4 चैप्टर पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं। अगले 3 मिनट तक मैं कुछ और नहीं करूँगा, सिर्फ फोकस कर रखूँगा, सिर्फ 3 मिनट तक। अच्छा 3 मिनट नहीं भाई, 2 मिनट तक, 2 मिनट नहीं 1 मिनट तक। अगर 1 मिनट तक मैंने बिना फोकस खोए मैंने अपना जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी काम करना है, 1 मिनट अगर कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। उसके बाद भले ही 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अब बोलो कि अब मैं बस 2 मिनट तक फोकस रखूँगा। जब आप छोटे गोल्स को जब आप अकॉम्प्लिश करना स्टार्ट करते हो, तब आपको एक सक्सेस की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम आप थोड़ा कंट्रोल कर लोगे। ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना कि मैं लाइफ में कभी प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा ही नहीं, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। टोटली। बहुत ही कम जीनियस होते हैं जो कि कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते।
हमारे जैसे लोग ऐसे नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूँ। जैसे हमारा भी कोर्स है, मैंने अपना कोर्स बनाया था, इसमें हैकाथॉन था 1 हफ्ते का। मैंने बच्चों को बोला कि यार सोचो कि सिर्फ आधे घंटे का काम है एंड करके देखो, कि मैंने लिटरली 30 मिनट्स में पूरा हैकाथॉन प्रोजेक्ट ने बन के करा के दिखा दिया। अगर बच्चे सोचेंगे कि 7 दिन लगेंगे, यार मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे करूँ, अगर इफ यू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम फॉर 7 days तो कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इफ यू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम फॉर 30 minutes 10 minutes, छोटे से छोटी प्रॉब्लम को स्टार्ट किया खत्म किया, स्टार्ट किया खत्म किया, एंड इट बिकम्स ईजियर। और एक और मेरा लाइफ लेसन है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर प्लान नहीं किया तो गए यार। कुछ भी चीज़ है, प्लान करना ही है। चाहे आपको छोटी सी छोटी चीज़ प्लान करनी है, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज़ हो, प्लान करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ कर अगर आपने अपना डे नहीं प्लान किया, अगर जो आप कह रहे हो ना 10 चीज़ें, अगर 10 चीज़ें प्लान ही नहीं की तो शुरू कहाँ से करोगे, खत्म कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? या तो वो 10 चीजें अगर आपको लिख लेनी चाहिए पेपर पे। मैं पर्सनली गूगल टास्क जो एक ऐप है विद इन जीमेल, मैं उसको यूज करता हूँ। मैं पूरे टास्क जो भी हैं सबको लिख देता हूँ उसमें, और धीरे धीरे चेक करना शुरू कर देता हूँ। या आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट फैन, सो इस कारण मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एप्स यूज करता हूँ। They are the best apps, right? Yeah, they are the best. अब now coming back to the topic about students opening up with the professor, वो तो आपने साफ साफ बता दिया कि students इतना ओपन नहीं कर सकते, प्रोफेसर के पास इतनी सारी टेंशन खुद की होती है। So what is the best way to deal with mental problems? आजकल सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं, कैलिफोर्निया में इतने ज्यादा हाई है, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। वहाँ के हाई स्कूल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, तो कॉलेज में तो पूछे ही कुछ ना। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज आर वन ऑफ द मोस्ट वर्कहॉलिक यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे इतना ज्यादा वर्कलोड होता है। तो हाउ स्टूडेंट्स कैन डील विद स्ट्रेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स ताकि उन्हें सुसाइड वाला रास्ता कंसिडर ना करना पड़े? अच्छा, सुसाइड के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। ये ख्याल बहुत लोगों के लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए हैं, आपके भी आए हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ऑनेस्टली ये बात कन्फेस कर रहे हैं, है कि नहीं? यस। ठीक है, लेकिन तुमने नहीं किया ना मैंने किया, अब तक तो नहीं किया, होपफुली फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि सुसाइड करता कौन है? वो ऐसा आदमी या लड़की जो भी है, ऐसा बंदा सुसाइड करता है जिसको लगता है कि मेरा अभी का पेन इतना ज़्यादा है कि अगर मैं जिंदा ना रहूं तो वो पेन मुझे फील नहीं होगा, ठीक है। जो भी पेन है, जो भी कोई रीज़न है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ होगा, किसी का टेंशन होगा, किसी का बदनामी का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी का पर्सनल लाइफ में दिल टूट गया होगा, कुछ भी होगा, जो भी रीज़न है, और किसी के अपने टोटल सर्कमस्टांसेस, किसी के लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग कर देते हैं। इंडिया में फार्मर सुसाइड का तो सुना होगा आपने। तो मेरा उस पूरे के पूरे एपिसोड में मैंने क्या लॉजिक यूज़ किया अपने लिए, देखो ये जो बॉडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड यू बी ओके विथ किसी और को मारने के लिए? नहीं होगे ना। तो यहाँ पे भी आप किसी को मार रहे हो ना, तो मर्डर तो है ना, खुद का ही है, गलत बात है ना। लेकिन ये भी उतना इम्पोर्टेंट लॉजिक है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो बॉडी है हमारी, हमें पता है कि एक टाइम पे आई थी, एक टाइम पे चली जाएगी। ये तुम अगर ना भी मारो तो भी मर जाएगी ठीक है, ठीक है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए जी लूँ, नहीं पॉसिबल है। बॉडी, हमारी बॉडी को तो मरना ही है, जो होना ही है उसको तुम प्रीपोन करके क्या उखाड़ रहे हो? इससे अच्छा है, मेरे अपने ओपिनियन में, मैंने अपने आप को ये कहा था कि देखो अभी इस वक्त बहुत होपलेस सिचुएशन हो गई है, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ गलत ना करके फाइट मारूं ना, तो हो सकता है कि फ्यूचर बेटर हो जाए। तो वहां पे अपने आप को जबरदस्ती एक छोटी सी होप देनी होती है आपको, ठीक है। और आपको ये देखना होता है कि ये एक्चुअली छोटा सा फेज है। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो भी सुसाइड करता है वो अचानक नहीं कर लेता है, उसके बहुत महीनों या सालों से उसको ऐसे ख्याल आते होंगे कि मुझे ना इस तरह से मुझे जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है तो आपको तुरंत अपने आप को रोकना होगा। अपने आप को ये बताओ कि मुझे फाइट मार मार के जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चला जाऊंगा। मैं भी दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं भी आखिर तक फाइट मारता हूँ। बिल्कुल। और अगर एक स्टूडेंट को ऐसे थॉट्स आते हैं, who he can take help from, मुझे तो पता है कि साइकियाट्रिक्स स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस आप फ्री मिलते हैं, वो डेफिनेटली बच्चों को यूटिलाइज करने चाहिए और किनके साथ वो शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। तो मैं तो कहूँगा कि आप ये जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि तब आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब जाएगा। और ये हो सकता है कि ये 2 केसेस को मैं जानता हूँ, पर्सनली नहीं, लेकिन मैंने सुने हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स फेल हो गई और एक बंदे की टांग टूट गई हमेशा के लिए तो ना मरा, और जो रेस्ट ऑफ द जिंदगी जो रह गई उसमें भी हैंडीकैप्ड होके निकालना पड़ गया उसको। तो
ये पॉइंट यही है कि देखिए कि जो मेंटल हेल्थ जो होता है, आपको अपने आप को ट्रेन करना आता है ताकि आप इंस्टिंक्टिव डिसीजंस ना ले लें, सोच समझ के डिसीजंस लें, ठीक है? तो मेरा अपना सोर्स था भगवद गीता, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। आपका सोर्स शायद नहीं है तो कुछ और होगा, ये नहीं तो कुछ भी और होगा। लेकिन आपको देखना है कि मुझे कहाँ से होप मिलती है, कहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है, और जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है आप उसके ऊपर आस लगा के चले रहो। और बहुत ज़्यादा मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स में बिटवीन 18 to 24 स्पेशली मेल्स, इंडिया में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसको लेकर मेरा पॉइंट ये है कि आपको लगता है कि ये होगा तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं आप उनको बहुत ज़्यादा गम दे के चले जाते हो, ठीक है? तो क्या ये ठीक रहेगा? जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी होप्स रखी और आप उनको दुख दे के जाओगे? तो पॉइंट ये है कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त दे दो ताकि आप फाइट मारने का चांस तो दो खुद को। अगर आपने अपने आप को स्ट्रगल करने का चांस ही नहीं दिया तो फ़ायदा क्या है इस बात का? और अगर फेलियर्स हो भी जाते हैं मान लो, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बताओ खुद को कि मेरी लाइफ मुझे दूसरा डायरेक्शन दिखा रही है। मैंने कितने सारे जॉब इंटरव्यूज़ में या जॉब एप्लीकेशंस में मुझे चांस नहीं मिला, तो क्या मैंने क्या किया फिर? और अप्लाई करता रहा जॉब्स के लिए, ठीक है? तो ऐसे ही आपको ये बताना है खुद को कि शायद जिस मामले में मैं सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये शायद मेरे लिए है नहीं। और मैंने ये भी देखा है, अब ये थोड़ा सेंसिटिव इशू हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुइसाइड्स आशिकों के होते हैं ठीक है, स्ट्रेस का नहीं। उनको लगता है कि मेरा दिल टूट गया, हाय वो चली गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो पॉइंट ये है कि तुम क्या बचपन से उसको जानते हो क्या? नहीं ना। तो जब तुम ये भी नहीं जानते थे वो एग्जिस्ट करती है, उसके पहले तो तुम जिंदा थे ना, ठीक है? तो आप अपने आप को ये बताओ कि गई तो गई, मैं अपने आप को इतना उठा लूंगा कि मुझे कुछ और अच्छा मिल जाएगा डेफिनेटली ये इससे मुझे ना, मैं ये चीज़ को प्रोग्रामिंग से रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार इन रिलेशनशिप हमें कभी भी डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टू बी हैप्पी और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए वो मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, नहीं है तो मैं नहीं खुश हूँ। वैसे ही प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो अगर बेसिकली अगर आपको एक गाड़ी चलानी है तो गाड़ी बेसिकली डिपेंडेंट है एक्सेलरेटर पे, और एक्सेलरेटर एक प्रोग्रामिंग में कोई और क्लास हो सकती है। तो बेसिकली वो आपने इंजेक्ट कर दी, आप सिंपल वर्ड से समझो कि आपने एक्सेलरेटर गाड़ी को दे दिया ताकि वो कनेक्ट हो जाए। पर उस क्लास में हमें दिखाया जाता है कि दैट इज नॉट जस्ट द ओनली वे, आप इंजेक्शन के बिना भी काम चला सकते हो और डिपेंडेंसी नहीं इंजेक्ट की तो भी चला सकते हो गाड़ी। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग की तरह सीखना चाहिए कि ऑलवेज मेक अ लाइफ व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। हमेशा सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस का रास्ता चुनना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा इस मामले को। कोई भी अपने आप को ख़त्म क्यों करता है? क्योंकि कोई फेलियर आता है उनकी लाइफ में, है कि नहीं? जो खुश आदमी होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो खुद को क्यों मारेगा? ऐसे ही बंदा ऐसा स्टेप लेगा ना जिसके बहुत बड़ा फेलियर आ गया है। वो फेलियर कुछ भी हो सकता है कि आपका जॉब चला गया, आपका दिल टूट गया किसी की वजह से, आपका एग्जाम्स में फेल हो गए, जो भी है। इस सब में एक कॉमन बात पता है क्या है? आप इस सब में अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये ऑब्सेशन है कि मुझे ये पर्टिकुलर रैंक लाना है और उस यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं खुद को मार दूंगा, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप पर फोकस किया, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। जबकि एक सिंपल फॉर्मूला ये है इस सारी चीज़ों से निकलने के लिए, आपको ये देखना है कि देखो अभी मैं जिंदा हूँ, किसी ना किसी दिन मर जाऊंगा। अभी से लेके उस दिन के तक मैं दुनिया में लोगों के लिए और दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मैं इस एंगल से नहीं दे सकता तो उस एंगल से दे दूंगा। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। अभी मेरा फ्रस्ट्रेशन है, इंडियन मीडिया में जाके देखो, आईआईटी में फर्स्ट रैंक, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक, ये आ गया वो हो गया, जो 10th क्लास में स्टेट टॉपर, उसका जाके इंटरव्यू कर लेंगे। क्या कंट्रीब्यूशन दे दिया भाई उसने? आप उनका इंटरव्यू लो ना जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इसीलिए हमेशा फोकस करो मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इसके अलावा अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को हमेशा पीछे रखोगे ना तो लाइफ में थोड़ा सुखी रहोगे बस। दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट आपने शेयर किया। मैंने भी अपनी लाइफ में
हाई स्कूल में हमेशा इंटरव्यूज उनकी देखी है जिन्होंने IIT क्रैक किया हो, IIT टॉप किया हो, 11th में 12th में टॉप किया हो, पर उनका कभी नहीं देखा जिन्होंने 8th क्लास में 9th क्लास में कोई स्टार्टअप किया हो। बहुत कम देखा है, अगर देखा भी तो है किसी ने इनोवेटिव स्टार्टअप स्टार्ट किया हो जिसने हजारों लोगों को इम्पैक्ट किया हो, वो बहुत रेयर देखते हैं। सो इससे मेरे मन में ख्याल आता है अबाउट बीइंग प्रोसेस ड्रिवन एज कम्पेयर टू आउटकम ड्रिवन। हमारी लाइफ में क्या आउटकम होना चाहिए जिसके हमें पीछे भागना चाहिए, या फिर हमेशा हमें प्रोसेस की तरफ देखना चाहिए? हाउ टू चेंज अ माइंडसेट? हमेशा हम गाड़ी, बंगला या फिर ग्रेड्स की तरफ क्यों भागते हैं? कैसे हम अपना माइंड को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा माइंडसेट ऐसा रहे कि ग्रेड्स ऊपर जाए नीचे जाए हमें फर्क ना पड़े, एंड वी ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रोसेस, हमारा गोल। तो उसके लिए अगेन यही फॉर्मूला है कि अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करो, और एक बात मान के चलो। एक सिंपल सी बात पता है ज्यादातर लोग क्या नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि वो चाहते कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ऐसा होता कभी नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे साथ अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आपने आज ये बात मान ली कि आज मैं जिंदा हूँ, आज से पता नहीं होपफुली 60 70 70 ईयर्स के बाद मैं चला जाऊंगा, होपफुली उतना जिंदा रहोगे। अगर मैं इतना टाइम जिंदा रहता हूँ तो मेरे साथ क्या हमेशा अच्छा होगा? ऑफ कोर्स नहीं। तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा भी होगा, हर किसी के साथ होता है, तो हो जाने दो ना। ठीक है, जब आपके साथ अच्छा हुआ तो आपने कंप्लेन नहीं किया, तो बुरा हुआ तो क्यों कंप्लेन कर रहे हो? ठीक है, ये बात अगर मान के चलते हो तो, और ये सोच के चलते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। और मैं थोड़ा सा एक धार्मिक एंगल दे दूं, ये स्वामी अनुभवानंद हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक ही बात रिपीट करते हैं कि आपका जीवन का एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमारे द्वारा ईश्वर प्रकट हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका अपना कंडक्ट और आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि आपकी वजह से किसी और का बुरा ना हो रहा हो, और आप उसके हाथ का इंस्ट्रूमेंट बन जाएं लोगों की सेवा करने के लिए। जब आपके अंदर एक सेवा भाव आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में है ना अप्स एंड डाउन्स को आप थोड़ा इजीली हैंडल कर पाओगे। Totally agree, यार। What a wonderful line, यार। अब let's talk about the fear factor of students with professors। एक बच्चा कभी कभी प्रोफेसर से काफ़ी डरता है। मैं खुद डरता था यार कि ये मुझे फेल ना कर दे, अगर मैंने ये गलती की, ये एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। यूएस का जो करिकुलम होता है, हमारे होता है कि असाइनमेंट्स का भी काफ़ी ग्रेड है। असाइनमेंट्स 30% ग्रेड, एग्जाम्स 40% ग्रेड, होमवर्क 20% ग्रेड, और किसी भी एक फैक्टर में अगर आपने पूरा 0 ले लिया आप फेल हो सकते हो। मैं बताता हूँ, मास्टर्स में इतना प्रेशर होता है, अगर आपके 80% से कम मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल जो फाइनल ग्रेड है, आप फेल हो। 20 से कम यू कैन नॉट पास दिस क्लास, आपको क्लास दोबारा लेनी हो। तो इस कारण एक बच्चे के अंदर इतना फियर होता है कि होमवर्क्स पे अच्छा करना है, एग्जाम में भी अच्छा करना है, और फाइनल्स में भी अच्छा करना है। उस कारण हमारे मन में बहुत बड़ा डर आ जाता है हमारे जहन में। सो उस डर को बीट करने के लिए व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू? ये जो है मेरे साथ खुद हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं यूएस में आया था, पहले सेमेस्टर में, वो सेमेस्टर मेरा बहुत खराब हुआ था। तो मेरा टू रेक्टिफाई दैट और वो डर से दूर होने का एक ही फॉर्मूला था कि आप सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ही खुद को पंप कर लो कि मुझे यहाँ पे जितना भी मुझे तब ऊटपटांग चीज़ें करने का मन करे, मैं अपना आप कंट्रोल कर लूँगा और वो जो काम है उसके ऊपर फोकस करूँगा। इवेंचुअली इस बात आती है, पता है क्या है? सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न क्या होता है? क्यों वो ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पे जाते हैं, रील्स सब देखना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो इन सबसे दूर रहने का एक फॉर्मूला तो है। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कहा था कि एक काम करो, कभी भी टिकटॉक को डाउनलोड ही मत करो, ठीक है, और इंस्टाग्राम रील्स को खोलो ही मत कभी भी। ये ऐसा कहना कि कभी पहला सिगरेट स्मोक ही मत करो, ठीक है, दूसरा सिगरेट स्मोक कर लेना लाइफ में, पहली बार मत करना बस, तो मतलब करो ही ना। और अगर आपकी लत लग गई है, फॉर एग्जाम्पल मुझे भी एक एडिक्शन हो गया था, वो था चेस खेलने का। तो अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स का ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपको अपने आप को बताते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली कि देख एडिक्शन हो रहा है तुझे, वॉच योरसेल्फ। और ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सडनली मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका डोपामिन रश जो है अगर सडनली कम किया गया ना तो वो रिबाउंड हो जाता है फिर से स्लोली चीजें। तो स्लोली आपकी, लेकिन फोर्स करते रहना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के साथ, ठीक है। और अगर आपको वो जो ग्रेड्स का डर है ये सब है विच इज़ नेचुरल, तो आपको अपने पहले ही सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले अपने मेंटली आपको बताना पड़ेगा खुद को कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं टाइम पे कर लूंगा पहले से ही, ताकि जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए
तो आपके अंदर वो पहले से ही डर हो कि मुझे पहले से ही हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल माय थिंग्स। इस डर के कारण व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि एक प्रोफेसर मैक्सिमम केसेस में आपको फेल नहीं करेगा, वो आपको चांसेस देता है। मैंने जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स देखे हैं, अगर आप एक होमवर्क सेक्शन में फेल हो रहे हो, आप फेल होने वाले हो, वो आपको कहेगा कि आप एक्स्ट्रा क्रेडिट असाइनमेंट ले सकते हो। अगर आपने एक शो देखा है नेवर हैव आई एवर, उसमें एक्स्ट्रा क्रेडिट का काफी जिक्र किया गया है। तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर प्रोफेसर कि मैंने बहुत गलतियां कर दी, पहले मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ये चल रहा था, मुझे एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दो, 10 असाइनमेंट्स और दे दो, आई विल ट्राई टू डू बेटर इन दोज एंड मैं पास होकर दिखाऊंगा। आप ऐसा मौका देते हो अपने बच्चों को कि नहीं? सच बताऊं मैं हाँ, कभी नहीं देता। गलत बात है यार, गलत बात है, बच्चों की फट जाएगी। नहीं, मैं दूसरा एक सोल्यूशन है मेरे पास। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल निकम्मा था पूरे सेमेस्टर, वो मुझे आके बोलते हैं कि एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दे दो। भाई तुम्हें क्यों दूं, बाकी लोगों को क्यों ना दूं? ये जिन्होंने मेहनत की है पूरे सेमेस्टर, उनके साथ ये अनफेयर हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट के साथ मैं दूसरा कंसेशन ये देता हूँ, लेकिन उनको बताता नहीं हूँ कभी, ठीक है, बताता नहीं हूँ मैं कभी। मैं जब कभी देखता हूँ कि स्टूडेंट इज ऑन द एज, अगर कुछ परसेंट से रह गया नीचे, अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो पास हो जाएगा, तो मैं पास कर देता हूँ। क्या बात है। लेकिन ये जो मैं एच पे पास तभी करता हूँ जबकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने जेन्युइनली एफर्ट किया है। कोई रीजंस रह गए होंगे कि वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, तो मैं उनको थोड़ा सा धक्का देके निकाल देता हूँ। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देने का जो है, उसका प्रॉब्लम ये है कि देखो, तुमने काम नहीं किया, उसकी वजह से तुम मुझे काम पे लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए असाइनमेंट्स क्रिएट करूँ, ठीक है। तो हो गया। अगर तुम्हारे साथ कोई रीज़न है तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। तो मैंने क्या करता हूँ कई बार कि अगर कोई जेन्युइन रीजंस होते हैं स्टूडेंट के, तो मैं उनको एक इनकम्प्लीट ग्रेड देके उनको एक्सटेंशन दे देता हूँ, ताकि वो जो भी टास्क है खत्म कर दें फिर से, तब मैं उनका फाइनली ग्रेड असाइन कर दूँ। ये फिर भी ठीक है, पर यार अगर किसी बच्चे के 50% ग्रेड आ रहे, कितना आप पुश कर दोगे? 80% तो कैसे लेके जाओगे यार? फाइनल ग्रेड 50% 80% तो मुश्किल है। तो उस केस में आपकी क्लास में वो बच्चा फेल हो जाएगा, आप कह रहे हो? सैडली यस। सॉरी यार, लेकिन इतना होते कम है, क्योंकि बहुत प्रोफेसर ऐसे हैं तो जो कि अभी कैरी नहीं करते। जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट फोकस नहीं कर रहा है, छूट रहा है, तो मैं पहले से वार्निंग देना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले से उनको कॉशन कर देता हूँ कि देखो ध्यान दो, वरना बाद में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कभी जो कि उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते, तब क्या कर सकते हैं। देखो पॉइंट ये है कि आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा, अगर किसी बच्चे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ करने का, तो क्या कर लोगे आप फिर उसका? That is true यार। So the point is कि अगर आपको सर की क्लास में पास होना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। There is no other opportunity, there is no other chance जो आपको मिल सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन ये है कि मेरे अपनी क्लासेस में मैं ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसके ऊपर आपका पूरा ग्रेड डिसाइड हो जाएगा। तो पूरा जो सेमेस्टर का जो ग्रेडिंग होता है वो छोटे छोटे पोर्शंस में थ्रू आउट स्प्रेड होता है। तो ऐसा कभी नहीं करता मैं कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाए। और एक बात बताता हूँ आपको, मैं खुद लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट तो रहा हूँ ना। मैंने पूरा 12 साल का स्कूलिंग, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग, 2 साल का मास्टर्स, फिर 6 साल का PhD, वो सब मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा पॉइंट यही है कि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कितना स्ट्रेस हो जाता है, और वहाँ पे मैंने 1-2 बार गलतियाँ भी की हैं। एक बार ये हो गया था कि एक एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम, वहाँ पे एक लड़की ने गलती से अपना असाइन होम एग्ज़ाम सबमिट कर दिया, कुछ तो जल्दी सबमिट कर दिया उससे, जबकि उससे एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ था। और जबकि मैंने पहले से बता के रखा था कि वो जो बटन है मत दबाना, ठीक है, वरना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं बार बार बताने के बाद भी उससे ये गलती हो गई। अब वहाँ पे गलती मुझसे क्या हुई कि मैंने उसको कहा कि ख़त्म हो गया, चली जाओ। तो बोले कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देने दो। तो मैंने उसको कहा कि कितनी बार मैंने बताया था, पहले से वार्निंग देता आ रहा था मैं। तो फिर वो क्या करती। फिर मैंने 1 मिनट बाद उसकी शक्ल फिर से देखी तो बहुत आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। तब मुझे अपने आप को ऊपर बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर। मुझे ये मैं क्यों भूल गया कि स्टूडेंट्स के ऊपर कितना टेंशन होता है, ठीक है। तब मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर पे वापस गया, एग्ज़ाम फिर से ओपन किया उसके लिए, कहा था कि अच्छा बच्ची कंप्लीट कर लिया अपना एग्ज़ाम, ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जाओ। जाओ जी ले अपनी जिंदगी। बढ़िया यार, that's the spirit। अब इससे मुझे याद आता है प्लेजरिज्म के ऊपर। एक स्टूडेंट के ऊपर ये भी बड़ा वर्कलोड होता है, अगर कोई टास्क कंप्लीट करना है,
ही और शी हैज टू बी यूनिक। एक ऐसे लिखना है, यूनिक लिखना है। 30% से ज़्यादा कॉपीड नहीं होना चाहिए, 30% से ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो प्लेजरिज्म के केस में आपको रिपोर्ट किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। अगर किसी का होमवर्क कॉपी पेस्ट कर दिया 30-40% ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब उस केसेस में आप क्या करते हो अगर एक बच्चे ने प्लेजरिज्म कर दिया, और कैसे स्टूडेंट्स बच सकते हैं? ओके, ये चीज मेरे साथ हर सेमेस्टर होती है। बच्चे कॉपी करते हैं। हर सेमेस्टर होता है, ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट के 2 साल के केसेस बता देता हूँ। मैं सेमेस्टर के पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आपका कोई भी कंटेंट होगा, यूएस में एटलीस्ट हमारा जो कैनवस सिस्टम यूज़ करता है मरी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी अपना जो ऑटोमेटेड जो भी सिस्टम यूज़ करती हैं, जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, उस डॉक्यूमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हुए हैं पूरे सिस्टम में, उनके साथ प्लस वेब पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपैरिजन हो जाता है। बाय द टाइम मैं वो डॉक्यूमेंट खोल के देखता हूँ आपने क्या सबमिट किया है, मेरे पास प्लेजरिज्म रिपोर्ट आ जाती है वहीं पर कि आपने कितनी चीटिंग की है उसके ऊपर। और यूजुअली मैं अब पर्सनली मैं 10-15-20% तक मैं जाने देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपने अपना सेंटेंस खुद भी लिखा होगा, उसमें से कुछ सेंटेंसेस तो कॉमन होते हैं, उसकी वजह से वो जीरो प्लेजरिज्म कभी नहीं आता, ठीक है। अगर 2-3 लाइन कहीं से अगर मिल जाती है तो वो एक्सीडेंटल होती है। मेरे साथ पता क्या हुआ था, आज से अराउंड 2 ईयर्स अगो एक बंदी ने अपना केस रिपोर्ट सबमिट किया। जब वो अपलोड हुआ तो वो 95% मैच हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि उसने पता क्या किया, हाँ, एक जो दूसरा स्टूडेंट जो एक सेमेस्टर पहले जिसको वही केस असाइन हुआ था, वही केस इस बंदे को असाइन हुआ था, और समहाउ ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो उसने पिछले सेमेस्टर वाले बंदे से उसका केस रिपोर्ट मांगा, उसका नाम चेंज करके अपना नाम डाल दिया और सबमिट कर दिया, और तुरंत मैंने उसको उस केस रिपोर्ट के लिए 0 ग्रेड दे दिया। और यही बात वार्निंग मैं हर सेमेस्टर में ऑन डे 1 ऑफ द क्लास सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हमेशा रिपीट करता हूँ कि देखो अगर ऐसा करोगे, मैं पर्सनली फेल नहीं करता पूरा सेमेस्टर, मैं वो जिस एग्जाम में या जिस होमवर्क में चीटिंग की है उसमें फेल कर देता हूँ उनको। और ये भी नहीं जिससे कॉपी किया उसको भी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने किसी को होमवर्क दिया, उसने मेरा कॉपी किया, मैंने उससे सोचा कि मेरा वेरिएबल वगैरह थोड़ा बहुत लाइनें चेंज कर देगा, उसने नहीं किया, मुझे भी 0 मिल गया। उस दिन मेरे होश खुले थे। हो अगर एक ही सेमेस्टर में अगर होता है तो कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था उसने तो एक सेमेस्टर पहले को क्लास लिया था, तो मैं उसके साथ कहाँ फील कर देता मैं उसको। लेकिन मैंने ये देखा स्टूडेंट्स गूगल में से कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो कितना भी मैं वार्निंग दे दूँ, कितना भी मैं बोल दूँ, हर सेमेस्टर कम से कम एक चैंपियन तो होता ही है जो कि ये महान काम करता ही है। अब हाउ टू बी यूनिक? अब देखो मेरा फॉर्मूला यही है कि भले ही आपका क्वालिटी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन खुद से लिख दो ना, खुद का काम कर दो। थोड़ा 1-2 पॉइंट्स अगर कम भी आ जाते तो जाने दो, लेकिन अगर चीटिंग करते हो तो उसके रूल्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यूएस में। इनफैक्ट प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग होती है हमारी, हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि स्टूडेंट्स अगर चीट करते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है। पता है कैसे करते हैं? सबसे पहला रूल है कि अगर तुम्हें डाउट भी हुआ चीटिंग का तो तुम्हें तुरंत रिपोर्ट कर देना बाय रूल डीन को। जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम्स होते हैं, इन माई प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं प्रोफेसर था, तो तुरंत मुझे डिपार्टमेंट चेयर को रिपोर्ट करना होता था इमीडिएटली, ठीक है। और उसके ऊपर मेरी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर स्टूडेंट मुझे लगा कि हरनूर ने चीटिंग की एग्जाम में, तो मैं हरनूर के साथ डिस्कस करूंगा ही नहीं। मेरा ड्यूटी है, बाय ट्रेनिंग आई एम ट्रेन, कि मैं उसको जो भी अथॉरिटी असाइन की है यूनिवर्सिटी ने, मेरी यूनिवर्सिटी में एक एथिक्स टीम है, मेरा काम है कि मैं उसको रिपोर्ट कर दूं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि सच में चीटिंग हुई है नहीं हुई है। ओह माय गॉड। तो स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में इस मामले को ऊपर इंटरेक्शन होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स आके मुझसे अपने आप को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि देखो मैंने रिपोर्ट कर दिया तुम्हें, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तो एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं यार। पता क्या हुआ था मेरे एक सेमेस्टर में, लैब में एग्जाम चल रहा था, तो स्टूडेंट्स के सामने कंप्यूटर था और मैं उनके सामने खड़ा था, तो कंप्यूटर के पीछे अगर वो कुछ फ़ोन निकाल के देख ले तो मुझे क्या पता चलेगा। तो एक रो में 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेन किया कि एक स्टूडेंट है जो कि कॉर्नर में था, उसने अपना फ़ोन बैग में रखा नहीं था। मैंने सबको कहा था कि आप अपना फ़ोन रखो अपने बैग में, डेस्क पे आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को कितना चक्कर लूँगा मैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब भी मैं वहाँ पे नहीं होता था तो वो फ़ोन निकाल के
सर्च कर रहा होता था, अब जैसे ही मैं वो देख लेता मैं वहाँ पे आ रहा हूँ तो फ़ोन छुपा लेता था अपना। तो 2 स्टूडेंट्स ने मुझे रिपोर्ट कर दिया। अब मैं उनकी कैसे बात मान लूँ, बिकॉज़ ही सेज शी सेज का मामला हो जाएगा। वो बोलेगा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो एक बात बताऊँ, सारे क्लासरूम्स में कैमरास होते हैं। मैंने कैमरा का फुटेज खोल के देखा, वो चीटिंग कर रहा था। तो मैंने तुरंत रिपोर्ट कर दिया, उसने एडमिट कर दिया, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, मैंने उसको उस एग्ज़ाम में 0 दे दिया। जिस बंदे का A आना चाहिए था पूरे सेमेस्टर में, क्योंकि उसको काफ़ी कुछ आता था, 1-2 पॉइंट के लिए उसने चीटिंग करने का डिसाइड कर लिया। वो उसका C या D कुछ आया होगा ग्रेड उसका। फेल हो गया। That is so sad। मैं खुद बताता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में कितना चीटिंग मैंने करते हुए लोगों को देखा है। पता क्या होता है, कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, लोग क्या करते हैं घर में बुलाते हैं, आजा दोस्त घर में करेंगे, तो स्क्रीन के सामने कैमरा ऑन रखना पड़ता है। तो कैमरा ऑन करके लोग फोन करें और वहाँ पे डायगनली दोनों बैठे हैं, ठीक है, डायगनली ये काम हो रहा है और इधर से चीट शीट इधर पास हो रही है जो दिखता नहीं है। अब ऐसे काम करें और ऐसे देख के कर ये बहुत हुआ है इनफैक्ट। बहुत हुआ कोविड में। मुझे पता है कि ऐसे कई स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि उन्होंने चीटिंग करके ही पास किया होगा, जबकि एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए थे लॉकडाउन में। लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ था ही नहीं, तो मैं क्या कर लेता। तो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी, वो निकल गए ऐसे। लेकिन ये सिर्फ एकेडमिया में नहीं, बहुत सारे केसेस में कंपनीज के इंटरव्यूज में भी हुआ है। इनफैक्ट रिसेंटली आपको पता नहीं होगा, चेस के इन द वर्ल्ड ऑफ चेस जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी ये हुआ है। तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ग्रैंड मास्टर्स बन गए थे चीटिंग कर करके। इंसेन। और स्पेशली इंटरव्यूज में होता है। मैं बताता हूँ, अगर आप Amazon, Google बड़ी बड़ी कंपनी में से अगर प्लेजरिज्म में पकड़े जाते हो, आपको शायद 10 साल तक इंटरव्यूज नहीं देने देंगे। सो बी वेरी केयरफुल, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। Amazon इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है? कुछ कंपनीज में होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ रूल होता है। वो मतलब कि जब वीडियो इंटरव्यूज होता है तब लोग चीटिंग कर लेते हैं। हाँ भाई, मतलब क्या कहते हैं, लिपसिंग कर रहे होते हैं कभी कभी, बड़े अजीब अजीब चीजें होते हैं यार। मैंने देखी, मैंने हैव कंडक्टेड मोर देन 30 इंटरव्यूज इन माय करियर। एक वो क्या बताऊं यार, these things are common, but yeah, thank you so much। any last advice for all the students watching you, जो कि आपके students बन सकते हैं in the future? मेरा एक ही पॉइंट है हमेशा के लिए, आप जैसे ही आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, अपने आप के लिए तभी फोकस करो जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बारी आए। लेकिन आपका लाइफ का फोकस अपने कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए हमेशा। प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए हमेशा, आउटकम नहीं। आउटकम के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, लेकिन आपका प्रोसेस में एफर्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि इवेंचुअली मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, मेरा कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो जाए। एक देखो ना, नोबेल प्राइज किसी को इसलिए मिला है कि उन्होंने किसी एग्जाम में सबसे अच्छा रैंक लेकर आ गए हैं। कभी भारत रत्न किसी को मिला है जिसने IIT के एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेकर आ गया है? कभी नहीं होता। रिकॉग्निशन उन्हीं को मिलता है जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कर लो। बहुत बड़ा लेसन सिखाया यार आपने। थैंक यू so much। It's an honor to be your student and I'll lifelong be one। Thank you so much and it's pleasure hosting him। And remember to check out his channel। इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे लाइफ। आप और काफी चीजें इनसे सीख सकते हो through his YouTube channel देसी अमेरिकन प्रोफेसर। Thank you so much for watching।